नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। कभी देश का महाराजा कहलाने वाला एयर इंडिया आज रंक बनने की कगार पर है और सबसे बड़ा सवाल है कि महाराजा को कंगाल बनाने के लिए जिम्मेदार आखिर है कौन। लाख कोशिशों के बावजूद जब ये सरकारी एयरलाइंस टेक ऑफ नहीं कर पा रही तो अब सरकार के अंदर से ही इसे निजी हाथों में सौंपने की बात कही जाने लगी है। सवाल है कि आखिर महाराजा को कंगाल बनने की चौखट तक पहुंचाया किसने। 10 सालों की यूपीए सरकार के दौरान ऐसे कई घोटाले हुए जिनकी वजह से देश के आम लोगों की खून पसीने की कमाई चंद नेताओं और अधिकारियों की जेब में जाने की आरोप लगे। ये बात सामने आई, लेकिन अब इसी सरकार पर एक और बड़े घोटाले का आरोप लग रहा है और शक के दायरे में यूपीए के कुछ बड़े नेता हैं, जिसकी वजह से एयर इंडिया और देश के खजाने को भारी चपत लगी। आज बिग स्टोरी बिग डिबेट में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर एयर इंडिया का गुनहगार कौन। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, उनसे हम बात करें। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए ताकि आपको ये पूरी बात समझ में आए कि आखिर एयर इंडिया के साथ क्या कुछ किया गया बीते कुछ सालों में। एयर इंडिया को कंगाली की हालत में पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इस मामले में सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर की कॉपी जी बिजनेस के पास है। एफआईआर के मुताबिक एयर इंडिया के नुकसान की बड़ी वजहों में मुनाफे वाली रूट पर उड़ानों को बंद करना बताया गया है। एफआईआर के मुताबिक एयर इंडिया ने 6 इंटरनेशनल और 9 घरेलू रूट्स को बंद कर दिया, जिसका सीधा फायदा प्राइवेट एयरलाइंस को हुआ। एफआईआर के मुताबिक एयर इंडिया ने अहमदाबाद जयपुर, अहमदाबाद बेंगलुरु, भुवनेश्वर बेंगलुरु, मुंबई वडोदरा और मुंबई पुणे जैसी मुनाफे वाली रूट्स को छोड़ दिया। इससे जेट एयरवेज, इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट और पैरामाउंट ने फायदा कमाया। एफआईआर के मुताबिक तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल के कहने पर एयर इंडिया ने मुनाफे वाले रूट छोड़े। सीबीआई एयर इंडिया की ओर से बंद किए गए इंटरनेशनल रूट्स की भी जांच कर रही है। सीबीआई एयर इंडिया के जिन इंटरनेशनल रूट्स की जांच कर रही है उनमें कोलकाता बैंकॉक, कोलकाता ढाका, दोहा कोचीन और कोचीन कुवैत प्रमुख हैं। साथ ही एयर इंडिया ने मुंबई दोहा और मुंबई दुबई जैसे मुनाफे वाले रूट्स को भी प्राइवेट एयरलाइंस के लिए छोड़ दिया। हम लोग पूरा सहयोग देंगे। जो भी हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको जो जो आंकड़ों की ज़रूरत हो, जो जो फाइलों की ज़रूरत हो, वो हम लोग बिल्कुल देने को तैयार हैं। जिन बातों की आप जिक्र कर रहे हैं वो इतिहास की बातें हैं, हम लोगों के आने के पहले की बातें हैं। हमारा इस समय जो काम है और जो हमारी जिम्मेवारी है वो यह है कि हम लोग पूरी तरीके से सहयोग दें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, और जहाँ भी उनको जो फैक्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, जहाँ भी उन्हें ले जाते हैं वो अपने आप वो उसका नतीजा तय करेंगे और ये तय करेंगे कि किस प्रकार से उसे न्यायालय पहुंचाया जाए। सीबीआई की एफआईआर में पूर्व एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल का नाम है, लेकिन पटेल का कहना है कि सभी फैसले यूपीए सरकार ने सामूहिक तौर पर लिए। एयर इंडिया के विमान खरीद की मंजूरी पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली ईगॉम ने दी थी, इसलिए प्रफुल्ल पटेल और पी चिदम्बरम पर सीधे तौर पर सवाल उठ रहे हैं। अब नीति आयोग ने केंद्र सरकार के कर्ज में दबी एयर इंडिया को पूरी तरह बेचने का सुझाव दिया है। नीति आयोग की ओर से तैयार रोडमैप के मुताबिक एयर इंडिया के 30,000 करोड़ के कर्ज को माफ करने का सुझाव दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया पर करीब 60,000 करोड़ का कर्ज है, जिसमें करीब 21,000 करोड़ रुपए विमान खरीद से जुड़े कर्ज हैं और 8,000 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल है। 2015-16 में एयर इंडिया का ऑपरेटिंग मुनाफा 105 करोड़ था, लेकिन एयरलाइंस को हर साल 4,000 करोड़ ब्याज के चुकाने होते हैं। ऐसे में नीति आयोग का सुझाव है कि और नुकसान हो इससे पहले इसे बेच देना चाहिए। अगर आपको एयर इंडिया को मुनाफे में करना है तो इसमें बहुत भारी बदल करना पड़ेगा। एयर इंडिया का चेयरमैन एक लीडर होना चाहिए, ना कि आईएएस इंडियन रेलवे सर्विस से होना चाहिए। सीनियर मैनेजमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए। यूनियंस को कंट्रोल करने के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, वेज कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो किया जाए, लेकिन जब तक सरकारी नियंत्रण रहेगा तो ना तो हम एसेट्स के लिए प्रोडक्टिव होंगे, ना हम डिसीजन मेकिंग में फास्ट होंगे, ना हम कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। महाराजा की शान को बनाए रखने के लिए इसके निजीकरण के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं दिख रहा, लेकिन सवाल यह है कि इसे कंगाली तक पहुंचाने के पीछे कहीं कोई सोची समझी साजिश तो नहीं।
चलिए, कहीं कोई सोची समझी साजिश तो नहीं जिसने महाराजा को रंक बनने के लिए मजबूर कर दिया? आज इसी सवाल को उठाएंगे और प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो अभी सरकार के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, इस पर क्या कहना है एक्सपर्ट्स का, इसके बारे में भी बात करेंगे। मेरे साथ कौन कौन है इस पैनल में, मैं आपको वो बता देता हूं। मेरे साथ अभय दुबे, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे। अमन सिन्हा, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हर्षवर्धन जी जुड़ रहे हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, देश की एविएशन इंडस्ट्री पर अच्छी पकड़ रखते हैं, उनसे हम बात करेंगे। परवेज दमानिया है, फाउंडर ऑफ दमानिया एयरवेज, उनसे बात करेंगे। अंबर दुबे हैं, हेड है एरोस्पेस एंड डिफेंस केपीएमजी इंडिया के। अनिल आनंद है, सीनियर जर्नलिस्ट। जितेंद्र भार्गव साहब जुड़ेंगे। माजिद मेमन, लीडर एनसीपी, वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फोन पर। और मेरे सहयोगी संतोष हैं जी मीडिया से, जिन्होंने जो सीबीआई को फॉलो कर रहे हैं, इस पूरे केस को फॉलो कर रहे हैं कि कैसे ये जांच चल रही है। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करूंगा, हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, आप इस देश की एविएशन इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और अगर एक पब्लिक कैरियर जिसके अंदर बहुत ज्यादा संभावनाएं थी कि वो एक फलता फूलता सरकारी एयरलाइन बनता, जो न केवल सरकार के खजाने को फायदा पहुंचाता बल्कि देश के आम आदमी को भी फायदा पहुंचाता, आज वो महाराजा अगर कंगाल बनने की कगार पर खड़ा है और सरकार के अंदर से आवाज उठ रही है, जब सरकार का थिंक टैंक कह रहा है कि भाई इसको बेच दो, जब सरकार के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए इसका, तो आप जैसे एक्सपर्ट के मन में क्या आता है और आपका क्या एनालिसिस है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, क्यों आज ये हालत हुई? देखिए, इसमें बहुत सारे व्यापक विषय है और इसमें बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप एयर इंडिया से पहले आप ओवरऑल पब्लिक सेक्टर की वर्किंग को देखिए कि पिछले 25 साल में पब्लिक सेक्टर जितने भी थे उनमें दिन पे दिन गिरावट आती गई। एयर इंडिया भी उसी का एक हिस्सा है। अब एयर इंडिया के साथ बहुत सारे लीगेसी फैक्टर रहे। जब से नरसिम्हा राव की सरकार बनी उसके 10 साल तक उनको जहाज़ नहीं खरीदने दिए गए, और फिर अचानक एकदम उनसे कहा कि आप जो है 150 जहाज़ ले लीजिए। तो ये ऐसा है कि पहले आपने किसी को खाना ना दें सालों तक, फिर एकदम कहें कि आप इतना खा के एकदम दौड़ना शुरू कर दें, तो उसकी लाइबिलिटीज़ एकदम बढ़ी, उसका एब्जॉर्प्शन, उसमें जो डेट इक्विटी रेशियो है वो डिस्टर्ब हुआ। इसके अलावा जो मर्जर का जो मेजर इशू रहा वो बहुत सीरियस इशू रहा। मर्जर ये लोग हैंडल नहीं कर पाए और मर्जर से जो स्थिति विकट थी वो और भयावह हो गई, और बहुत ही ज़्यादा जो आप स्थिति आज देख रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ तक मर्जर के कारण है। अब सवाल है कि एयर इंडिया का मैनेजमेंट और सक्सेसिव सरकारें जो हैं पुरानों को ब्लेम करते हैं, पर देखिए कि अब पुराने उसके जो परेशानी रही उसके लिए एक बहुत बड़ा पैकेज एयर इंडिया को दिया गया, उसके बावजूद भी एयर इंडिया टर्न अराउंड नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं सरकार, मंत्रालय और एयर इंडिया मैनेजमेंट तीनों इस बात के जिम्मेदार हैं। ठीक है, आज भी एयर इंडिया के लिए एक पोटेंशियल है। ट्रैफिक ग्रोथ जिस तरह से हिंदुस्तान में हो रही है वो एक अभूतपूर्व नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप हर्षवर्धन जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान उन 3 FIR की तरफ दिलाना चाहूंगा जो सीबीआई ने दर्ज किया। इस बीच अमन सिन्हा में ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ अंबर दुबे भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सर, पहली FIR कहती है कि 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसको प्रफुल्ल पटेल हेड कर रहे थे, एयर इंडिया के लिए 111 एयरक्राफ्ट के सौदे को मंजूरी दी। FIR दर FIR बात करेंगे सर। उस समय एयर इंडिया का प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए था। 100 करोड़ रुपए के प्रॉफिट वाला एक वेंचर 111 एयरक्राफ्ट के सौदे को मंजूरी दे रहा है, जो 2 एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकता, 3 एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकता इस पैसे में। 2001 में विमानों को खरीदने के बजाय लीज पे लेने का फैसला हुआ था। उसको लीज पे लेने की बजाय आपने तुरंत वो फैसला बदला और आपने कहा कि हम खरीद रहे हैं। उसके बाद कहा गया कि प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि भाई ये एयरक्राफ्ट खरीद का फैसला मेरा थोड़ी ना था, ये तो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का था जिसके हेड पी चिदम्बरम के थे। तो ये जो पासिंग द बक ये हो रहा है, क्या आपको लगता है कि वाकई ऊपरी लेवल पर जो नीति निर्माता हैं जिनके हाथ में एयर इंडिया था उस वक्त, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या उस वक्त की सरकार, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज है जो देश के सामने नहीं आ पा रही, वो आनी चाहिए? कहीं ना कहीं एक घोटाले जैसी बू आती है इस पूरे मामले में, और जांच सीबीआई कर रही है तो चीज सामने आएगी। नहीं, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर आप एयर इंडिया के अपने नोट्स देखें तो उन्होंने 25-26 जहाज मांगे थे। उन्होंने कुल मिला के 25-26 जहाज मांगे थे, जिसको बढ़ा के वो उन्होंने जो है 111 जहाज कर दिया। और उनको निरंतर कहा गया कि आप इसको बढ़ाइए, आप एयर इंडिया की जो इंटरनल वर्किंग है, जो एयरक्राफ्ट एक्विजिशन के नोट्स हैं उन्हें पढ़ लीजिए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे अचानक उन जहाज़ों का नंबर बढ़ता गया।
और किस तरह जितनी त्वरित गति से वो निर्णय हुआ वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। तो कहीं ना कहीं सरकार के कुछ लोग उसमें इंटरेस्टेड थे और प्रफुल्ल पटेल का उसमें मेन योगदान रहा। प्रफुल्ल पटेल एक सामूहिक जिम्मेदारी की बात कह के बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जो भी मंत्री होता है वो उसका एक मेन रोल होता है। अगर वो नहीं चाहेगा तो ठीक है सर, ओके, आपने एक बड़ी बात कही, मैं इस पर आऊंगा अब आपके पास। ओके, मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ अमन सिन्हा जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, और अभय दुबे भी मेरे साथ हैं इस वक्त, कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन अमन सिन्हा आपके पास आता हूं। अमन सिन्हा, क्या यूपीए सरकार के घोटाले में एक और नाम जुड़ता हुआ दिख रहा है यहां पर, एयर इंडिया का घोटाला? क्योंकि सीबीआई ने जो 3 एफआईआर दर्ज की हैं उसमें प्रफुल्ल पटेल पर सवाल उठे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पी चिदम्बरम का नाम नहीं है, लेकिन एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पर सवाल उठे हैं जो पी चिदम्बरम हेड कर रहे थे। उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो दिखाता है कि 2G कोल स्कैम और कुछ और घोटालों के बाद अब एक नया घोटाला जो शायद अब देश के सामने आ रहा है वो एयर इंडिया घोटाला है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी बढ़ रही है एयर इंडिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव जी, और ये बहुत बड़ा स्कैम घोटाला उभर के आ रहा है। और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मैटर पेंडिंग था और कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया कि इसमें एफआईआर लॉन्च करके और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से कोर्ट भी प्राइमा फेसी कोर्ट को ये लगा कि इसमें बहुत बड़ा एक स्कैंडल है, और इसीलिए सीबीआई को 3 एफआईआर लॉन्च करने के लिए डायरेक्शन दिया। जैसा आपने स्पष्ट किया, पहला एफआईआर 111 एयरक्राफ्ट्स की खरीद का है, जबकि एयर इंडिया बहुत डेट में और लॉसेस में था। उस समय ये 111 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला हुआ, जबकि पहले 28 एयरक्राफ्ट को खरीदने की अनुशंसा हुई थी। और उसके बाद जिस तरह से लुक्रेटिव रूट्स को बदल दिया गया, करीब 50 से ऐसे ऊपर ऐसे रूट्स जहाँ पे कि एयर इंडिया प्रॉफिट में था, उन सबको बदल के और प्राइवेट ऑपरेटर्स को दे दिया गया और एयर इंडिया वहाँ से बाहर निकल गई। और इसके अलावा जिस तरह से मर्जर हुआ एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का, उसमें जितने इश्यूज थे वहाँ पे जहाँ मिसहैंडलिंग और जो घोटाला हुआ। और इसके अलावा मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा गौरव जी कि कनाडा के कोर्ट ने कन्विक्शन किया इस मामले में, जहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम्स एयर इंडिया के लिए परचेज किए गए। तो वहाँ पे जो ब्राइब लेने की बात थी वो स्पष्ट रूप से कोर्ट के सामने आई, और सारा एविडेंस अप्रिशिएट करने के बाद कोर्ट ने वहाँ पे जिन लोगों ने घूस दी थी उनको कन्विक्ट किया, पर जहाँ जिन लोगों ने घूस ली थी यहाँ पे उनको कन्विक्ट नहीं किया जा सका फॉर ऑब्वियस रीजंस, जो जुरिस्डिक्शनल इश्यूज हैं। और सीबीआई ने अब एफआईआर लॉन्च करके और एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन करेगी। ठीक है। और जितने भी लोग इसमें जो कि जिनको की चार्ज किया गया है और जो एफआईआर में जिनका नाम इमर्ज कर रहा है और जो भी इसमें गिल्टी होगा, सबके अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में और आईपीसी की जो विभिन्न धाराएं हैं 120 और 120B और 420, उन सब में मुकदमा। ठीक है, अमन सिन्हा मेरे साथ अभय दुबे जुड़े नहीं है, मुझे इस वक्त अभय दुबे जुड़े नहीं है, मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आता हूं आपके पास। इससे पहले बस मैं अभय दुबे से 10 सेकंड और गौरव जी। अच्छा, कंप्लीट कीजिए फिर मैं पटेल जी ने कहा जी बस 10 सेकंड गौरव जी। और प्रफुल्ल पटेल जी जो अपने डिफेंस में कह रहे हैं कि ये एक ग्रुप डिसीजन था और सभी लोगों ने मिलकर क्यूमुलेटिव डिसीजन लिया, तो ये दिखाता है कि सभी की भागीदारी थी। तो स्पष्ट रूप से इसमें प्रफुल्ल पटेल और बाकी भी जितने लोग थे उस समय इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग में, वो सब स्क्रूटनी में और सस्पेंशन में आएंगे और सीबीआई उसकी जांच करेगी। अमन मैं आता हूं आपके पास। अमन जी, आप मेरे साथ परवेज दमानिया, आपको क्या लगता है, क्या वाकई एक बड़ा घोटाला होता हुआ दिखता है? क्योंकि ल्यूक्रेटिव रूट्स बदले गए एयर इंडिया को, और जो बाहर के कैरियर्स थे उनके लिए एयर इंडिया ने अपने रूट्स हटाए, उनके लिए अपने फेरे घटाए एयर इंडिया ने। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की खरीद, इवन जब विमान 2004 में आने थे, 2005 में डिलीवरी थी, तो भी 2004 में एक बड़ी खरीदारी कर ली गई, और उसकी वजह से कुछ जो कैरियर थे वो ऑन ग्राउंड ही रहे, जिसकी वजह से 700-800 करोड़ का घोटाला हुआ एयर इंडिया को। तो क्या ये सारी चीजें मिलकर आपको दिखती है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला हुआ? नहीं, आई थिंक नहीं, एकदम नहीं, घोटाला नहीं, एकदम बड़ा घोटाला है। जो एयरलाइनर्स इतने अच्छे कैरियर थे उनका पूरा दिवाला निकला है, और ये पूरा खाली प्राइवेट एयरलाइंस को सपोर्ट करने के लिए हुआ है। और अभी कोई सिचुएशन में जो मिनिस्टर वो टाइम पे इंचार्ज था, ही कैन नॉट श्रग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी।
He was day to day looking into the affairs of Air India and Indian Airlines. और ये merger से जो Indian Airlines एक बहुत अच्छी एयरलाइन थी, जब लोग सब ट्रैवल कर रहे थे, उसका पूरा सत्यानाश हो गया। और आज देखिए एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मिलके खाली 16% मार्केट शेयर हुआ है, विच वॉज वन ऑफ द लीडिंग एंड द बिगेस्ट एयरलाइन इन द कंट्री। और इसको ऐसा मार्जिनलाइज करके इतना छोटा कर दिया कि इसका कोई मार्केट में सिग्निफिकेंस ही नहीं। आज आदमी फ्लाई करना चाहे तो एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस वॉट एवर यू कॉल इट को पूरा लास्ट इंपॉर्टेंस देता है। कहीं टिकट नहीं मिली, कहीं रास्ता नहीं है, तो फिर एयर इंडिया पे बुक करो। बिल्कुल, इसलिए इट इज डेफिनेटली द एयरलाइन ऑफ द लीस्ट चॉइस। और इसका मार्केट शेयर इतना कम हो गया है कि अभी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। और अभी भी मुझे लगता है अभी भी गवर्नमेंट शुड वेक अप और डिसइन्वेस्ट, पर मुझे लगता है डिसइन्वेस्ट करेंगे तो लेगा कौन इसको? द सिचुएशन इज सो बैड एंड इट सेटल विद सो मेनी बैड एयरक्राफ्ट के इसको डिसइन्वेस्ट करना भी बहुत मुश्किल है। चलिए, डिसइन्वेस्टमेंट का आपने सवाल उठाया, मैं डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जाता हूं अंबर दुबे के पास। डिसइन्वेस्ट करने को आया नहीं तो ओके, मैं डिसइन्वेस्टमेंट पे ये सवाल पूछता हूं। अंबर दुबे, आपकी स्टडी क्या कहती है? सरकार डिसइन्वेस्टमेंट को पुश करती दिख रही है, हालांकि जब एविएशन मिनिस्टर से पूछो तो वो गोल गोल बातें करते हैं, बहुत सही नहीं बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के अंदर से थिंक टैंक कह रहा है। और मेरे पास मुझे लगता है अरविंद पनगड़िया जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष में, मुझे पहले उनका एक बयान दिखा देना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर। उसके बाद में आता हूं अंबर दुबे आपके पास। दिखाइए अरविंद पनगड़िया से जब हमने बात की तो क्या कहा उन्होंने। मतलब ये कि रिवाइव पब्लिक सेक्टर में इसको और करना अब इस स्थिति में, जबकि 40,000 करोड़ रुपए का इसका डेट है वगैरह, और बहुत कोशिश इसको की गई है। वैसे हालांकि अभी इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो पॉजिटिव आ गया है, तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। पर मैं समझता हूँ कि अब हमें रिवाइवल कई बार इसमें हम कर चुके हैं, इसमें काफ़ी सरकार ने पैसा लगाया भी है, पब्लिक मनी है, ये टैक्स पेयर का मनी है। इसको कब तक हम टैक्स पेयर के पैसे को लेकर इसमें लगाते जाएं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि अब हमें एक बार जो है इसका प्राइवेटाइजेशन भी देखना चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रहेगा या पूरी तरह से डिसइन्वेस्टमेंट रहेगा कि पूरी तरह से बीच दिया जाए इसको? नहीं, अब ये तो आगे जो है जब ट्रांजैक्शन एडवाइज़र वगैरह अपॉइंट होंगे, अगर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है और इसमें अगर ट्रांजैक्शन एडवाइज़र फिर अपॉइंट होता है तो उस समय फिर सारा निर्णय होगा इस विषय में कि किस तरीके से इसको प्राइवेटाइज़ करना है। क्या सरकार की इसमें स्टेक रहेगी या नहीं रहेगी? क्या डोमेस्टिक बायर्स ही इसके लिए इनवाइट किए जाएंगे? क्योंकि आपके एक ये भी रहा है कि आप जो विदेशी एयरलाइंस हैं उसको ना बेचा जाए, सिर्फ डोमेस्टिक्स को बेचा जाए, चाहे कंडीशन। हाँ, तो ये भी सरकार में चर्चा चल रही है अभी। तो ये सब निर्णय, मतलब सारे प्रश्न अभी तो ओपन है कि बेचा जाए या ना बेचा जाए, किसे बेचा जाए, कितना बेचा जाए, ये सारे ही प्रश्न जो हैं अभी टेबल पर हैं। निर्णय जहाँ तक मेरी नॉलेज में आता है इस विषय पर को भी। ठीक है, मेरे साथ अभय दुबे जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन उससे पहले मैं अंबर दुबे से एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं। अंबर दुबे, आपने सुना नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, और आपने सुना होगा कि वित्त मंत्री ने क्या कहा डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर और एयर इंडिया से बाहर निकलने को लेकर सरकार के। अंबर दुबे, क्या आपको लगता है कि क्या यही एक इलाज है अब एयर इंडिया के रिवाइवल का? क्योंकि खुद अरविंद पनगड़िया कह रहे थे कि कई बार रिवाइवल की कोशिश की लेकिन रिवाइवल हुआ नहीं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं बात कर रहा हूं उस पर भी, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या केवल यही एक इलाज है? गौरव जी धन्यवाद। इसके अलावा कोई और हमारे पास विकल्प है नहीं, इसको प्राइवेटाइज करना चाहिए। और ये काम कायदे से आज से 20 साल पहले अगर हो जाता तो ये सारा ये जो अभी सीबीआई केस और ये जो घोटालों की बात हो रही है ये भी बच गई होती। क्योंकि मूलभूत बात गौरव जी ये है कि सरकार का फ्लाइंग से कोई लेना देना नहीं है। सरकार का काम है गवर्न करना। फ्लाइंग जो है ये 24/7 बिजनेस है, जहां छोटे 24 घंटे फ्लाइट्स चलती हैं। आपको कई फैसले रूट रिलेटेड, प्राइस रिलेटेड, एसेट रिलेटेड तुरंत लेने पड़ते हैं। जो एक सरकारी कार्यक्रम में जो तंत्र है उसमें इतना पेपर वर्क और ऑडिट ट्रेल और आपको लेयर्स ऑफ अप्रूवल चाहिए होते हैं, वो एविएशन में चल नहीं सकता। तो ये एक मूलभूत कारण है जिसके कारण ये सर, तो कल को फिर सरकारी बसेस बंद कर दीजिए। अंबर दुबे, सरकार देश चला रही है, एक एयर इंडिया जैसी एक एजेंसी नहीं चला सकती। एयर इंडिया जैसा एक
ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकती। क्या बात कर रहे हैं सर? What Mr. Dubey is trying to say, certain decisions have to be taken instantly in the aviation हाँ, तो सर वो तो विल पावर की कमी है ना। गवर्नमेंट चलता उसमें डिसीजन लेने को इतना टाइम लगता है। नहीं, विल पावर नहीं। सी, certain decisions have to be taken immediately. Certain if an engine is with गवर्नमेंट का प्रोसीजर और जो रूल्स रेगुलेशन इतने, इसीलिए it gets affected। सर जब सरकार इतना बड़ा देश चला सकती है जहां पर इतने सारे डिसीजन तुरंत लेने पड़ते हैं और वो लेते हैं, तो क्यों नहीं? और ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के हमने ऐसे यूनिट पब्लिक सेक्टर की ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं जहां पर ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। एयर इंडिया में और इंडियन एयरलाइंस के नहीं, पर एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में हमेशा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहा है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो इंटरफेरेंस का एयर इंडिया के लिए घातक साबित हुआ। क्या वो इंटरफेरेंस ही एयर इंडिया को खा गया? अभय दुबे मेरे साथ हैं। अंबर दुबे माफ कीजिएगा, मैंने आपकी बात बीच में रोकी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन अभय दुबे आपकी सरकार पर एक और घोटाले का बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। अभय दुबे सुनिए, एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है आपकी सरकार पर एयर इंडिया में घोटाले का। सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं। इन तीनों एफआईआर में कहा जा रहा है कि एयर इंडिया को कंगाली तक लाने की बहुत बड़ी एक साजिश रची गई। एयर इंडिया के पास पैसे नहीं है, 111 एयरक्राफ्ट खरीदने के ऑर्डर कर दिए गए। एयर इंडिया को जिन रूट से कमाई हो रही थी उन रूट से हटाकर वहां प्राइवेट एयरलाइंस के विमानों को चलने की बात की इजाजत दे दी गई। एयर इंडिया के विमान ऑर्डर्ड है, एयर इंडिया के प्लेन ऑर्डर्ड हैं, उसके बावजूद बड़ी कंपनियों से लीज पर प्लेन ले लिए गए, जिसकी वजह से एयर इंडिया को घाटा हुआ। अभय दुबे, एक और घोटाला आपकी सरकार में हुआ, ऐसे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, और ये सीबीआई की एफआईआर में दर्ज है। आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल का नाम है, ईगॉम का नाम है, जिसको पी चिदम्बरम हेड कर रहे थे। देखिए गौरव जी, एक बात समझ लीजिए कि पहली ये सारे एलिगेशंस की एफआईआर कब हुई? आखिर 2013 में। अब एक बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जब कैग ने ये फाइंडिंग्स दी उनकी, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी जो मुरली मनोहर जोशी जी की थी, सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए जिसने अगर नहीं पढ़ा हो तो उसने जब अपने सबमिशन दिया तो 2 बार सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अपने रिप्लाई फाइल किए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। भारतीय जनता पार्टी के अगर स्पोक्स पर्सन बैठे हो तो 19/1/2015 और 3/5/2016 को वो दोनों रिप्लाई मोदी सरकार के ही पढ़ ले कम से कम इन सारे एलिगेशंस के। अब आप देखिए 96 से 2004 तक ये जो खरीदने का की प्रक्रिया थी वो पेंडिंग थी। आरोप क्या लगाते हैं कि यूपीए सरकार ने आके ये परचेस करना प्रारंभ किए। 28 प्लेन्स की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट 68 प्लेन आपने एयर इंडिया ने खरीदे, और इंडियन एयरलाइंस का जब दोनों का मर्जर हुआ तो दोनों का असेस करना था, और इल टाइम डिसीजन से ये दोनों लॉस में गए। एक आरोप ये लगाते हैं कि उन रूट्स पर जिन पर फिजिबिलिटी नहीं थी, वाइबिलिटी नहीं थी, उन रूट्स को ऑप्ट किया और उन्हीं रूट पर प्राइवेट कंपनी को भी काम दे दिया और उन्होंने प्रॉफिट कमाया। नहीं, ये आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है अभय दुबे, ये आरोप नहीं है। प्रॉफिट था, जिन रूट्स पर वायबिलिटी नहीं थी वहां पर एयर इंडिया को भेज दिया, और जिन रूट्स पर प्रॉफिट था वहां पर प्राइवेट एयरलाइंस को भेज दिया। ये आरोप है। जो मनी मेकिंग रूट्स है वहां पर प्राइवेट एयरलाइंस को भेज दिया। देखिए वो देखिए वो नहीं, ये भी मैंने डिटेल से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी पढ़ा, सिविल भी पढ़ा। एक देखिए नीतिगत निर्णय सुन लीजिए, एक मिनट। नीतिगत निर्णय पर सवाल, जैसा एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। यही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुरली मनोहर जोशी जी की कोल का जब स्कैम का आरोप लगाया, तब आप जानते हैं क्या हुआ था? हाँ। उसमें वो जो ऑक्शन का सबसे पहला ऑर्डर मनमोहन सिंह सरकार ने आते ही दिया था, उसको वसुंधरा और रमन ने कहा कि माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट के सेक्शन 5 में लीज चूंकि राज्य सरकार करती है इसलिए आप ऑक्शन नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से। वो तो कैग ने अपनी फाइंडिंग में नहीं लिया, ना मुरली मनोहर जोशी जी ने लिया, नहीं तो ये सारे आरोप ट्रांसफर हो जाते बीजेपी पे। मुझे बताइए, यही सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि केजी बेसिन में जब चीफ मिनिस्टर मोदी जी थे तब 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। यही जब अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट में 30,000 रुपए का जो सरप्लस कोल था वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पर घोटाला हुआ। हाँ, तो इससे क्या जस्टिफाई होता है? इससे क्या जस्टिफाई होता है? अभय दुबे, इससे क्या जस्टिफाई होता है? गौरव जी, अभय दुबे, इससे क्या जस्टिफाई होता है?
अरे 2013 की 2013 की एफआईआर से आज भी जो एफआईआर हुई है उसमें अननोन ऑफिशियल्स का नाम लिया है। एक बार विस्तार सर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, अननोन ऑफिशियल का नाम ले रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल का नाम है उसमें। अच्छा सुनिए मैं आपको सुनाता हूं, मेरे पास ये एफआईआर है, मेरे साथ संतोष है, इसको कवर कर रहे हैं। आप देखिए ये एफआईआर की कॉपी है 29/5/2017 यानी 29 मई 2017 की एफआईआर है जो सीबीआई ने दर्ज की है। इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है इट हैज बीन alleged by the petitioner in his pleadings before Honorable Supreme Court that during the year 2004 Ministry of Civil Aviation Government of India under Shri Prafull Patel, the then Minister of Civil Aviation, by abusing position as public servant took decision for massive purchase of 111 aircraft for national airlines costing about 70,000 crore rupees. Air India, which was showing a profit of about 100 crore rupees, it did not have the capacity of purchase even few aircraft, which is mentioned by the CBI. हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि किसी का नाम नहीं है, मैं कह रहा हूँ प्रफुल्ल पटेल का नाम है सीबीआई की। मैं मेरे साथ संतोष है, संतोष एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं, सुन लीजिए सर, आई एम कमिंग टू यू, आई एम कमिंग टू यू, लेट मी गो टू माय कलीग संतोष। ये पिटिशनर का एलिगेशन है, जवाब देने दीजिए। मैं आ रहा हूं, अमन सिन्हा एक मिनट, मेरे साथ संतोष है। संतोष आप पूरे मामले को फॉलो कर रहे हैं, मालूम नहीं, आप बताइए क्या केवल अननोन लोगों के खिलाफ ये पूरा मामला है या ये पूरी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मामला बनता है? संतोष, अमन सिन्हा आई एम कमिंग टू यू, अमन सिन्हा आई एम कमिंग टू यू। संतोष मेरे सहयोगी पूरे रिपोर्टर जो इस पूरे मामले को फॉलो कर रहे हैं उनसे एक कमेंट ले लेता हूं। संतोष बताइए। देखिए एक प्रक्रिया है जिसमें कि अननोन तो पहले इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कौन कौन से अधिकारी उस वक्त किस किस लेवल पे थे और उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिया था, उन लोगों के नाम जांच के दायरे में ये आता है और जिन जिन के नाम जांच के दायरे में आता जाता है उनके नाम एड ऑन होते चले जाते हैं। तो अननोन लिखने की एक प्रक्रिया है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि कौन से अधिकारी थे ये पता नहीं था, अभी भी जांच एजेंसी को नहीं है, क्योंकि उस वक्त अगर जो डिसीजन मेकर हैं उनके खिलाफ जांच चलेगी। और जहां तक जो एफआईआर की बात है, 3 एफआईआर तो ये रेगुलर एफआईआर दर्ज हो गए हैं, साथ में एक और प्रारंभिक जांच जिसको कि पीई कहते हैं सीबीआई के टर्म्स में, वो भी जांच शुरू हो गई है। इसमें मर्जर को लेकर ये प्रारंभिक जांच शुरू हुई है क्योंकि मर्जर की में भी काफी कमियां देखी गई थी और जो एसेट्स हैं उनका असेसमेंट नहीं हुआ, कई सारी चीजें थी। तो इन सब चीजों को लेकर आज सीबीआई जो जांच कर रही है, जांच के दायरे में अब वो कंपनियां भी अब आ रही हैं जिनको फायदा पहुंचाया गया था। अधिकारी तो है ही और जो मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने फैसले लिए, जिनके निर्देश पे फैसले लिए गए, वो लोग भी आएंगे और साथ में वो कंपनियां भी साथ में आ रही हैं जिन कंपनियों को फायदा पहुंचा। नहीं तो सवाल ये उठता है कि वो जो प्रॉफिट मेकिंग जिसको कि एयर इंडिया ने दूसरी कंपनियों को दे दिया, इसका मतलब ये होना चाहिए था कि वो कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग नहीं थी, वो रूट प्रॉफिट मेकिंग नहीं थे, लेकिन वो रूट प्रॉफिट मेकिंग होने के बावजूद भी निजी कंपनियों को दिए जाने के ऊपर अब कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों दिए गए उनको? वो कंपनियां प्रॉफिट में रही और हमारा एयर इंडिया ठीक है। मैं अब यही सवाल लेके आता हूं। अब अमन सिन्हा छोड़ देते हैं फैक्ट्स को। अमन सिन्हा एक मिनट अमन सिन्हा छोड़ देते हैं चीजों को कि सीबीआई के एफआईआर में क्या कहा गया और छोड़ देते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी क्या कह रही है। अमन सिन्हा, एक सिंपल सा रूल है बिजनेस का कि जहां प्रॉफिट हो रही है वहां पर चीजें बढ़ाई जाती हैं, घटाई नहीं जाती। एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट उस रूट से हटा लिए गए जो मनी मेकिंग थे, जो प्रॉफिट गिविंग थे, और उस रूट पर दे दिए गए जो नॉन वाइबल हैं। ये कौन सा लॉजिक है और कैसे एयर इंडिया को उस वक्त गवर्न किया जा रहा था? और क्यों ना कहें कि ये घोटाला है जब प्राइवेट एयरलाइंस को वो रूट दे दिए गए? तो बिल्कुल गौरव जी, स्पष्ट रूप से घोटाला है। प्रीमा फेसी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये प्रश्न थे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को और ये 3 एफआईआर रजिस्टर हुए जिसमें कि ये लीजिंग वाला जो एफआईआर और प्रॉफिटेबल रूट्स को जो गिव अप किया गया वो भी इसका पार्ट है। अब जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्हें कुछ ककारा तो मालूम नहीं है, ना कोई तथ्य हैं और आके सुप्रीम कोर्ट की भी बात मिसलीड कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एग्जामिन करके और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा और एफआईआर उसके परसुएंस में लॉन्च हुए। और मैं ये भी बताना चाहूंगा गौरव जी, शायद उन्हें ये भी ध्यान नहीं कि कैनेडियन कोर्ट में कन्विक्शन हो चुके हैं। कैनेडियन कोर्ट में जिन लोगों ने घूस दी उनके कन्विक्शन हो गए हैं, घूस लेने वालों के कन्विक्शन अभी नहीं हुए हैं। और ये यहाँ पे आके इतनी देर भाषण देते रहे, एक भी जवाब नहीं दिया कि 70,000 करोड़ का घोटाला क्यों हुआ, उस पर कुछ नहीं बोले। इतिहास, भूगोल और गलत आंकड़े पेश कर दे रहे हैं।
ये इन लोगों की परिस्थिति है। और जहां तक ठीक है सर, ठीक है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरह से सारे फैसले लिए गए, नहीं ये तो आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई का इस्तेमाल पहले से भी होता रहा है, आप भी कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? उन्होंने बहुत सारे मामले उठाए जो आपके मुख्यमंत्रियों और आपके नेताओं से जुड़े हुए हैं। नहीं, ये सीबीआई के इस्तेमाल की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया है इसको और उसके परसुएंस में उसके बाद उसके डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। अबे दुबे मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मेरे साथ एक और एविएशन एक्सपर्ट है जितेंद्र भार्गव, मैं उनसे एक सवाल ले लेता हूं। अबे दुबे, आई नो आप कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन मैं जितेंद्र भार्गव साहब से कमेंट ले लेना चाहता हूं। वो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे एयर इंडिया के। भार्गव साहब, एयर इंडिया के जो मुनाफे वाले रूट दूसरी एयरलाइंस को दिए गए, क्या आपके हिसाब से वो नुकसान पहुंचाने के लिए थे या फिर ये सरकार की मार्केट खोलने की नीति के तहत ऐसा किया गया? जो एक एक्सक्यूज ये भी आता है कि हमने ओपन मार्केट किया, इस वजह से ऐसा हुआ। कोई भी दो देशों के बीच में बायलेटरल राइट्स होते हैं। जैसे कि शब्द बायलेटरल का मतलब होता है कि हम आपके यहाँ आएंगे और आप हमारे यहाँ आएंगे। लेकिन 2004 से 2010 के बीच बहुत ज़्यादा बायलेटरल राइट्स दिए गए। एक तरफ तो एयर इंडिया को 68 हवाई जहाज खरीदवाए जा रहे थे, दूसरी तरफ राइट्स दिए जा रहे थे। तो एयर इंडिया अगर हवाई जहाज का इस्तेमाल करता तो किन रूट पे करता? तो ये जो बायलेटरल्स रेकलेसली दिए गए दूसरी एयरलाइन को, खासकर गल्फ कैरियर्स को, ये देश के हित में भी नहीं था और एयर इंडिया के हित में भी नहीं था। ठीक है सर, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी और उन फॉरेन कैरियर्स के बारे में बता दिया जो जिनके लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ उठता है। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल क्वेश्चन अनिल आनंद से ले लूँ, बहुत देर से मैंने उनसे सवाल नहीं लिया, फिर अभय दुबे आपके पास आता हूँ। अनिल आनंद, हमने देखा यूपीए के कैसे कार्यकाल में 2G, कोल और इसके अलावा बहुत सारे स्कैम आए, लेकिन एयर इंडिया की हालत के ऊपर तो सवाल पहले भी उठते रहते थे। आज ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक साजिश थी, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक घोटाला था। तो इसके राजनीतिक रिपरकशन, पॉलिटिकल रिपरकशन आप क्या देखते हैं और क्या एक और डेंट दिखता है आपको कांग्रेस की राजनीति पर या कांग्रेस पार्टी पर? गौरव, ये घोटाला कोई नया नहीं है। जैसे आपने खुद कहा, जब यूपीए 2 के दौरान घोटाले निकल रहे थे या उनको उजागर अपोजिशन कर रही थी, तो इस पे भी बहुत बात हुई थी। ये भी किस्से बहुत उभर के आए थे। उसी वजह से 2011 से ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई। और मैं आपको ये पॉलिटिकल इसका रिपरकशन की बात करने से पहले मैं एक बात और करना चाहता हूं। इस पे सीबीआई का रोल भी शक के दायरे में आता है। ये अगर 2011 में इशू सीएजी ने उठाया, 2013 में पहली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीबीआई ने ऑर्डर की, उसके बाद क्या हुआ? अल्टीमेटली मैं तारीफ करूंगा बीजेपी के प्रवक्ता की कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इसका सीधे सीधे क्रेडिट दिया, जो अपने आप में एक नई बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के महीने में प्रशांत भूषण की एक पिटीशन के ऊपर उन्होंने इसमें सब कुछ आगे डायरेक्शन दी सीबीआई को कि इस पे आप आगे बढ़िए। लेकिन 13 से लेके और 17 तक सीबीआई क्वाइट रही बिल्कुल। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कोर्ट नहीं कहता तो सरकार आज भी कुछ ना करती? मुझे लगता है कुछ नहीं करती। चाहे अमन सिन्हा जितनी मर्जी बात यहाँ पे कहें, 4 साल से इनकी सरकार भी चुप थी इसके ऊपर। और इसके मैं इनके तो कोर्ट मैं अमन सिन्हा के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। अमन सिन्हा आता हूं, ये जाने दीजिए, बहुत देर से सुन रहे थे वो। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को जिस तरह से हैंडल किया गया, जिस तरह से परचेजिंग हुई, जिस तरह से मर्जर हुआ, ये एक बड़ा मैसी अफेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अफेयर इसलिए भी आगे चला, प्रफुल्ल पटेल कहेंगे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको ये मानना होगा, मैं कई चीजों को जानता हूं जो कवर करते रहे हम उस यूपीए 2 को भी, कि कुछ अलायंस पार्टनर ऐसे थे जो बिल्कुल दबंग थे और जो ब्लैकमेल भी करते थे और जो भी कुछ भी कई बार मनमोहन सिंह बोलते थे कि गठबंधन धर्म की अपनी मजबूरियां होती लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्राइम मिनिस्टर अपने आप को एब्सॉल्व नहीं कर सकते हैं उस जिम्मेदारी से। लेकिन प्रफुल्ल का ये कहना कि सारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी था, प्रफुल्ल पटेल भी अपने आप को एब्सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अमन सिन्हा मैं आ रहा हूं, अभय दुबे आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन हर्षवर्धन जी से एक कमेंट ले लूं। हर्षवर्धन जी, आप तो एयर इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, वायुदूत को आपने देखा ही है। सर, ये एक्सक्यूज कि भाई सरकार, और अमर दुबे मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद, ये अमर दुबे कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारे क्विक डिसीजन लेने होते हैं, क्या आप इसको बाय करते हैं कि इसलिए सरकार नहीं चला सकती? और सरकार एयर इंडिया को इस हालत में पहुंचाने के लिए क्या पॉलिटिकल पार्टियां ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपनी पॉलिटिक्स के लिए एयर इंडिया को, और हो सकता है अपने निजी फायदे के लिए, जो आने वाले वक्त में पता चलेगा सीबीआई की जांच में, एयर इंडिया को दांव पे लगा दिया? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं बहुत दुरुस्त कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो है कि मैं सारे देश का और ये जो दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इनका भ्रम दूर करना चाहता हूँ। सरकार में आप उतनी ही त्वरित क्षमता से निर्णय ले सकते हैं
जितना प्राइवेट सेक्टर में ले सकते हैं। बल्कि सरकार में होने के कुछ बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे आपको कभी कस्टम डिपार्टमेंट से, दूसरे डिपार्टमेंट से कोई उलझन आ जाती है तो उसमें आपको सुलझाने में बहुत सुविधा मिलती है। उसमें आपको बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत इश्यूज बन जाते हैं वो सरकार में आपके पास नहीं होते हैं। तो हालांकि सरकार में कुछ जटिल प्रक्रियाएं होती है, पर उसमें सरकार में रहने में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और उससे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका जो मार्केट कॉन्फिडेंस है, आपके जो क्रेडिटर्स हैं, आपके जो ट्रेवलर्स हैं, उनमें एक फेथ जो है वो प्राइवेट सेक्टर से कहीं ज़्यादा होता है। अब रही बात उसके चलाने की, जिस तरह से उसको चलाया गया, कौन जिम्मेदार है, इसमें मैं मानता हूं कि इसमें आप ना तो एयर इंडिया के मैनेजमेंट को एब्जॉल्व कर सकते हैं और ना ही मंत्रालय को एब्जॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें एयर इंडिया के मैनेजमेंट को अपना कहीं दृढ़ निश्चय लेना था। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हूं, जब मुझे लगता था कि इस काम जो है कंपनी के हित में नहीं है तो मैं सरकार के सामने अड़ जाता था और उनसे कहता था कि साहब आप इसको इस मामले में जो है आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये हमारे अपने हितों की बात है और आप ज़्यादा चाहें तो आप आदमी बदल सकते हैं। ठीक है। तो अगर किसी चीफ एग्जीक्यूटिव ने उनके प्रभाव में आके दस्तखत करें तो कहीं ना कहीं उसकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, परवेज दमानिया, और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से एयर इंडिया, सर मैं आता हूं आपके पास, ये बात भी सुनता हूं। परवेज दमानिया, नाउ योर टर्न। आप कह रहे हैं कि नहीं, वाकई एयर इंडिया के मर्जर के बाद हालत, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के मर्जर के बाद हालत खराब हुई। तो परवेज दमानिया, आप मानिए इस बात को कि अगर विल पावर हो तो सरकार पूरे देश को चला लेती है, अगर आपके पास एग्जीक्यूशन प्लान हो तो आप बड़े से बड़े चीजों को गवर्न कर ले जाते हैं, तो फिर एयर इंडिया के मामले में आप ये बात क्यों नहीं मानते? नहीं, अभी आज की तारीख में नहीं, आज की तारीख में एयर इंडियाज, आई एम सॉरी टू से, अ वेरी बैडली मैनेज्ड एयरलाइन। नो वी एग्री टू यू, वी एग्री विद यू। कहता हूं कि देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। नहीं, सुनिए, इवन अ स्मॉल थिंग लाइक व्हेन, नो व्हाट, वेरी स्मॉल थिंग लाइक व्हेन, नहीं गौरव जी, एक इतनी छोटी बात थी, जब एयर इंडिया स्टॉप मिस्टर गायकवाड़ फ्रॉम फ्लाइंग, द मिनिस्ट्री ऑर्डर्ड एयर इंडिया टू कट दैट रूल एंड टेक एयर इंडिया बैक, टेक गायकवाड़ बैक। मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छा चलिए मैं वो बात बोलता हूं, प्रफुल्ल, व्हाटएवर दी यूपीए सरकार बॉट दोज एयरक्राफ्ट, आज की तारीख में व्हाट इज द फ्लीट यूटिलाइजेशन, कितने एयरक्राफ्ट डिलीवर हुए, एयरक्राफ्ट कितने उड़ रहे हैं, पर एयरक्राफ्ट कितना फ्लीट यूटिलाइजेशन है कंपेयर टू अनदर प्राइवेट एयरलाइन, पर एयरक्राफ्ट कितने एम्प्लॉइज है, ये सब तो स्टडी कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए कि भाई इज इट वैलिड to keep Air India running or should we close it down or disinvest it? Because आज तो बीजेपी गवर्नमेंट है. How well is Air India managed today in the BJP government? Let us study that now. ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं बिल्कुल ठीक बात है. और इनके पास क्या रेस्क्यू प्लान है, इस पे भी बात पूछनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये केवल बेचना चाहते हैं या इन्होंने कभी रेस्क्यू के लिए, रिवाइवल के लिए ट्राई किया? कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने किया, बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, यही चालू हो जाता है. नहीं बिल्कुल ठीक बात है. लेकिन अंबर दुबे, पहले आपसे उसके बाद अमन सिन्हा आता हूं. अंबर दुबे, क्या आपको लगता है कि केवल जैसे आपने कहा कि सरकार में बहुत सारे तरीके जो क्विक डिसीजन होते नहीं ले पाते, लेकिन हर्षवर्धन जी ने उसको क्लियर किया. अब अंबर दुबे, जो बात नीति आयोग कह रहा है, जो बात सरकार के अंदर से हो रही है, क्या अभी सारी उम्मीदें खत्म हो गई? क्या एयर इंडिया को वाकई रिवाइव नहीं किया जा सकता? द ओनली होप इज टू डिसइन्वेस्टमेंट. गौरव जी, बड़ा अच्छा सवाल है. देखिए ऐसा है, ये एविएशन सेक्टर जो हेवीली रेगुलेटेड सेक्टर है और रेगुलेटर और ऑपरेटर दोनों सरकार नहीं हो सकती. ऑपरेटर प्राइवेट हो और गवर्नेंस और जो रेगुलेशन है वो सरकार का काम है, वो करे. सरकार को बिजनेस वहां करना चाहिए जहां पर प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा. जैसे अगर आपको गांव में कोई सड़क या स्कूल या हॉस्पिटल मुहैया कराना है, वहां पर सरकार को जाना है, क्योंकि वहां प्राइवेट सेक्टर आएगा नहीं. दूसरी बात, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में भी देखें, पूरा यूएस का सबसे बड़ा मार्केट दुनिया का, जिसमें 900 मिलियन पैसेंजर्स हैं, वो है यूएस का मार्केट. उसमें कोई सरकारी एयरलाइन नहीं है. और जो ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा, एयर फ्रांस, KLM, जितनी भी बड़ी बड़ी एयरलाइंस थी यूरोप में, उनको भी ये चीज आज से 30 या 20-25 साल पहले समझ में आ गई और उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया. आज उनको वो सब प्राइवेट एयरलाइंस की तरह चल रही, वो सरकारी एयरलाइंस नहीं है. तो इसलिए अब ये बहुत ही खस्ता हाल में है एयरलाइन. ये एक पीड़ित, एक समझ लीजिए एक पेशेंट की तरह है. अब ये CBI की इंक्वायरी की उसकी तब तबियत क्यों खराब हुई, कहां से बैक्टीरिया और वायरस आया, ये तो बात की बात है. मनोबल आप समझ लीजिए, जो टीवी पे इस वक्त जो हमारे एयर इंडिया
इंडिया के दोस्त देख रहे होंगे, उनका मनोबल इस वक्त बहुत लो है। इस वक्त इनको जल्दी से प्राइवेटाइज करके किसी एक प्राइवेट ओनर या 2-3 प्राइवेट ओनर्स के अंडर सारे एसेट्स को लीज करके। अमर दुबे, आपने बड़ी अच्छी बात की और बड़े अच्छे एग्जांपल्स के साथ आपने बताया कि एविएशन सेक्टर में क्यों पब्लिक एयरलाइन या पब्लिक कैरियर नहीं चल पाता। लेकिन नंबर 2 पे जल्दी से एक चीज और बताइए, मुझे ब्रेक के लिए जाना है, कि आखिर कारण क्या है, क्यों सरकार नहीं चला पाती पब्लिक कैरियर? और दूसरी बात, अगर चला नहीं पा रहे हैं तो उसको निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, उसको आप अपने दूसरी ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल कर लीजिए जो आपको निजी फायदा पहुंचा दे। ये कहां से हो जाता है सही? आप गिव अप कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप उस जो आपने कहा वो हो जाना चाहिए था। फिर तो इस देश में जो नहीं हुआ अभी तक, इसका मतलब एयर इंडिया एक पॉलिटिकल टूल बन गई है, मनी मेकिंग मशीन बन गई है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। जब तक टाटा अंबर दुबे मैं वही देखिए फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो एविएशन है, एविएशन एक बिजनेस है जिसमें कि सरकार को नहीं घुसना चाहिए। अब आप ऐसे तो उसी एग्जांपल को यूज करके आप दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट की भी बात कर सकते हैं, चेन्नई और हैदराबाद और बैंगलोर को भी। क्यों इसको सरकार चला तो रही थी एआई के थ्रू, क्यों उसको दिया गया? उसके बाद सुधार हुआ कि नहीं हुआ? आज हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है, ये दिल्ली का एयरपोर्ट है, ये 108वीं इसकी रैंक थी 120 एयरपोर्ट्स में से, आज वो 108 से नंबर 1 पे पहुंच गया है। सरकार मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है, टैरिफ फिक्स करता है और प्राइवेट सेक्टर उसको चलाता है। और ये एसेट अभी भी सरकार का है। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट इस वक्त सरकार के एयरपोर्ट्स हैं जो कि जीएमआर और जीवीके को लीज पे दिए गए हैं और 60 साल बाद ये फिर से सरकारी प्रॉपर्टी हो जाएंगे। कुछ ऐसे ही हमें एयर इंडिया के एसेट्स के साथ करना चाहिए। एयर इंडिया के पास अच्छे एयरक्राफ्ट हैं, लोग हैं, एसेट्स हैं, स्लॉट्स हैं। स्लॉट्स की आज बहुत वैल्यू है। स्लॉट्स आपको मिलते नहीं दिल्ली, बॉम्बे या हीथ्रो में या न्यूयॉर्क में, राइट? और नॉलेज है और रियल एस्टेट है, ये सबकी वैल्यू है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा और रूट्स को लेकर एक सवाल पूछूंगा अमर दुबे, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे अपने कांग्रेस के पैनल से कि आखिर क्या दिक्कत थी। अगर प्रफुल्ल पटेल कर रहे थे तो उनको रोका जा सकता था, और प्रफुल्ल पटेल के अलावा सबको मालूम था तो फिर एक घोटाला है जो आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक और बड़ा सवाल उठाएगा और आने वाले वक्त में आपको जवाब देना पड़ेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।